सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महापुरुषों के जीवन चरित्र श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं लचित बड़फुकन। इसका भाग 1 हमने पढ़ लिया था, आज हम इसको भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लचित बड़फुकन की जो हमने गत वीडियो में आपको समाप्त किया था कि लचित की परीक्षा का ये जो बिंदु था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, यहाँ तक आप पीछे वाली वीडियो में देखिएगा, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महापुरुषों के जीवन चरित्र, उसमें ही सभी क्रमानुसार आपको मिलेंगे सभी लोगों के जीवन चरित्र। चलिएगा, तो भाग 2, शत्रु की तोपों को पानी से भर दिया। बहुत सोच विचार कर लचित ने उसी रात्रि को अपने गुप्तचरों को एकत्रित किया और अपनी योजना बनाई। गुप्तचरों को 2 दलों में बांटा गया तथा उन्हें अलग अलग दिशाओं में इटाखुली की ओर भेजा गया। इटाखुली कोई स्थान है वहाँ असम क्षेत्र में, वहाँ पर मध्य रात्रि के समय अचानक एक ओर से गोलियां चलने की आवाज सुनकर मुगल सेना चकित रह गई। मुगल सरदार अपने साथियों को लेकर उस ओर भागा। इसी अवसर की ताक में रहे लचित के गुप्तचरों के दूसरे दल ने तोपों का मुंह पानी से भर दिया और वहां से भाग गए। दिन निकलते ही लचित बड़फुकन की सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया। अहोम सैनिकों को किले पर चढ़ते देख मुगल सरदार को आश्चर्यचकित हुआ। उसने तोपों से शत्रुओं का नाश करने की आज्ञा दी, तोप चलाने की आज्ञा दी, मारो इनको। परंतु यह क्या, एक भी तोप नहीं चली, पानी भरवा दिया उसमें पहले ही। लचित के बहादुर सैनिकों का आक्रमण इतना भीषण था कि मुगल सेना के होश उड़ गए। चारों ओर खलबली मच गई। लचित के सैनिकों ने आगे बढ़कर किले का दरवाजा खोल दिया। लचित के अंदर प्रवेश करते ही उसकी जय जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। लचित बड़फुकन की यह अद्भुत विजय गाथा सुनकर राजा को अपार आनंद हुआ। भाई ये तो अच्छा हमें सेनापति मिला है। कुछ समय बाद मुगल सेना पश्चिमी असम में प्रविष्ट हो गई। पहले उसने धुबड़ी कोई स्थान है में पड़ाव डाला। गुरु तेग बहादुर धुबड़ी में गुरुद्वारे का निर्माण करने के लिए रुक गए। धुबड़ी में वह गुरुद्वारा आज भी है, माने जो गुरु गोविंद ये तेग बहादुर थे, उन्होंने भी वहां पर कोई गुरुद्वारा बनाया था। राम सिंह ने आगे कूच किया और हाजों में पड़ाव डाला जो गुवाहाटी के 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। राम सिंह ने हाजों में हयग्रीव माधव मंदिर और केदार पहाड़ी के केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद युद्ध की रणनीति बनाने का विचार किया। शीघ्र ही वर्षा ऋतु आ गई। मुगल सेना आसाम की मूसलाधार वर्षा की अभ्यस्त नहीं थी, उसे पता है, उसका सहन ही नहीं कर सकती थी वो वर्षा को, उतना वो उसमें युद्ध नहीं कर सकते। बड़े पैमाने पर मलेरिया फैलने लगा। लचित होशियारी से गुवाहाटी किले की सुरक्षा कर रहा था। उसने अपना पड़ाव शुक्रेश्वर पहाड़ी के पास डाला। यहीं से उसने अपनी रणनीति
बनाई। गुप्तचरों का कार्य। युद्ध में गुप्तचरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लचित ने अपने कुछ सैनिकों को शत्रु दल में फकीर वेश में भेजा। वे वहां घूमकर सूचनाएं एकत्रित करते थे। उन्होंने मुगल सेना में अहोम राजा व उसके सैन्य बल को बहुत अधिक शक्तिशाली होने की अफवाह उड़ानी शुरू कर दी गुप्तचरों के माध्यम से। इससे मुगल सेना का मनोबल गिरने लगा। इसके अतिरिक्त यह भी प्रचारित किया गया कि अहोम सेना में बहुत से जादूगर हैं जिन्हें कामाख्या देवी का वरदान प्राप्त है। उसकी सेना में ऐसे दानव और राक्षस भी हैं जो मनुष्य को कच्चा खा जाते हैं। ऐसी झूठी अफवाह फैला दी डराने के लिए। मुगल सैनिकों को इसका प्रमाण दिखाने के लिए उन्हें उत्तरी किनारे पर ले जाया गया। वहां मुगल सैनिकों ने देखा कि करीब 50 दानव आग जलाकर उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे। उनके हाथों में खून से लथपथ मानव अंग भी थे। यह सब देखकर वे हतोत्साहित होने लगे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह केवल लचित द्वारा रचित नाटक था। अंधेरी रात में असमी सैनिक केले के पेड़ काटकर उसे मसाल का रूप देते थे और नदी में बहा देते थे। इसके द्वारा वे मुगल सेना को यह बताना चाहते थे कि बड़ी संख्या में सेना का संचालन हो रहा है। इसी प्रकार वे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े अनेक स्थानों पर जला देते थे ताकि ऐसा लगे कि हजारों की संख्या में अहोम सैनिकों ने यहां पड़ाव डाला हुआ है। क्षतिग्रस्त किले की मरम्मत। इसी बीच किले का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया। लचित ने अपने मामा के नेतृत्व में कुछ सिपाहियों को क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने का काम सौंपा। सैनिक चूंकि युद्धाभ्यास में बहुत थक गए थे, इसलिए वे लचित के मामा की अनुमति लेकर आराम करने लगे। मामा स्वयं भी आराम करने चले गए। आधी रात के समय लचित वहां के काम का परिनिरीक्षण करने आया। जब उसने सभी को सोया हुआ पाया तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने मामा को नींद से जगाया और डांटा। इससे पहले कि उसका मामा कोई वक्तव्य दे, लचित ने तलवार निकाली और एक ही बार में अपने मामा का सिर काट दिया और कहा, मेरा मामा मेरे देश से बढ़कर नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय लोग तो ऐसे होते हैं। तभी सैनिक उसकी क्रोधपूर्ण मुद्रा को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तीव्रता से काम शुरू किया और सूर्योदय से पूर्व ही क्षतिग्रस्त भाग को ठीक कर दिया। इतनी युद्ध के समय आदि में ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो दंड दिया उसने, इससे आगे से कोई कमी ना हो ऐसी। मुगल सैनिकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पिछली शाम को किले के जिस भाग को उन्होंने तोड़ दिया था, अब वह पूर्ण रूप से बन गया। लचित का अपने सभी किलों पर पूरा ध्यान था। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पर उसकी पैनी नजर रहती थी। फिर भी एक रंगमली नाम का किला हाथ से निकल गया था। लचित को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सभी को बुलाकर पूछताछ की। जांच करने पर पता चला कि राम सिंह ने वहां पर एक चाल चली थी। युद्ध क्षेत्र में विषाक्त धुआं फैला दिया गया था। इससे सैनिक एक दूसरे को देख नहीं सके और उस स्थिति में चारों ओर भ्रम फैल गया। तब सैकड़ों कुत्ते अहोम सैनिकों पर टूट पड़े।
चारों ओर भगदड़ मच गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर राम सिंह के सैनिकों ने किले पर नियंत्रण कर लिया था। लचित ने अपने सभी सरदारों को एकत्रित किया। राम सिंह को परास्त करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। यह निर्णय हुआ कि किसी भी तरह राम सिंह को सराई घाट तक आने पर मजबूर किया जाए। कारण यह भी था कि सराई घाट पर असम सैनिकों को हराना किसी के बूते की किसी के सामर्थ्य की बात नहीं थी। वहां कोई नहीं हरा सकता था उनको। चुनौती का जवाब। उधर दिन सप्ताह भी महीने बीत गए, परंतु राम सिंह भरकस कोशिश के बाद भी गुवाहाटी में प्रवेश नहीं हो सका उसका। उसने कूटनीति से काम लिया। उसने अपने राजदूत के द्वारा लचित को एक पत्र भिजवाया, साथ ही एक थैले में खसखस के दाने भी दिए। पत्र का सारांश था, अरे बड़फूकन, तुम अपने को वीर योद्धा समझते हो तो बाहर मैदान में आकर वीर पुरुष की तरह क्यों नहीं लड़ते? किले में छिपकर क्यों बैठे हो? ध्यान रहे, मेरी सेना इतनी विशाल है जितने ये खस खस के दाने। हम तुम्हें कुछ देर में ही समाप्त कर सकते हैं, इसलिए गुवाहाटी को हमारे नियंत्रण में देकर अपना एवं सैनिकों का जीवन बचाने के लिए हमारी शरण में आ जाओ। लचित ने यह पत्र पढ़ा, तब उसने खसखस के दानों को पीसकर उसकी लेई बनाकर, ले मैंने उसको गूंद कर, वो पानी डाल करके लेई बनाकर एक बर्तन में रख दी। उसने नदी के किनारे की रेत ली, एक घोंसला, एक खोखला बांस लिया, माने पोला बांस, इसमें पोला ही होता बांस, एक ठोस बांस भी होता लाठी वाला। पोला बांस लिया, उसमें रेत भर दी और ऊपर से उसे बंद कर दिया। इन चीजों के साथ उसने राजदूत को पत्र देकर भेज दिया। राम सिंह ने जब पत्र खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, ओ राजपूत सैनिक, मैं तुमसे नहीं डरता। तुमने मुझे मैदान में आकर लड़ने के लिए कहा है, क्या तुम इतनी दूर से इसलिए आए हो? क्या यह सही नहीं है कि तुम्हें लड़ना होता तो दक्षिण में शिवाजी की सेना से ही तुम निपट लेते? रही बात तुम्हारी सेना की, भले ही वह खस खस के दानों के समान अनगिनत हों, परंतु हमारी सेना उन्हें इसी प्रकार पीस कर रख देगी जिस तरह इस बंद पात्र में खसखस की लेई है। मेरी सेना भी बहुत विशाल है और उन्हें आसानी से पीसा नहीं जा सकता, अर्थात हराया नहीं जा सकता। रिश्वत देने का प्रयास। राम सिंह ने फिर एक चाल चली। उसने लचित को 4 लाख रुपए रिश्वत देनी चाहिए ताकि वह दिखावटी युद्ध कर गुवाहाटी को उसके अधीन कर दे। लचित ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब राम सिंह ने एक बेहद कुटिल चाल चली। उसने एक व्यक्ति पेलान फूकन को खरीद लिया जो आहोम राज दरबार का सदस्य था और लचित से ईर्ष्या करता था। वो व्यक्ति, राम सिंह ने एक पत्र लचित के नाम लिखा और ऐसी व्यवस्था की कि वह पत्र पेलान फूकन के हाथों में पड़ जाए। पत्र में लिखा था, बड़फूकन, तुमने अभी तक युद्ध जारी रखा हुआ है, जबकि मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें 1 लाख रुपए युद्ध बंद करने के लिए दे चुका हूं। उधर राजा भी आशंकित था कि लचित पूरी शक्ति लगाकर शत्रु को परास्त क्यों नहीं कर पा रहा, परंतु लचित एक कुशल सेनापति था। वह अपनी सेना की क्षमता को जानता था। वह यह भी जानता था कि वे गुरिल्ला युद्ध तो कर सकते हैं, परंतु खुले मैदान में आमने सामने की झड़प में दुश्मन की सेना का सामना करना कठिन होगा। राज्य के प्रधानमंत्री अतन बड़गोहाई का भी यही विचार था। इसलिए उसने राजा को इस बात के लिए समझाया
कि उन्हें युद्ध में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एकदम किसी के बोलने से मैदान में उतर जाओ, हार जाएंगे। लचित पर संदेह। जब राम सिंह का लिखा पत्र पेलान फूकन को मिला तो उसी समय उसने वह पत्र लाकर राजा को दिया। पत्र पढ़कर राजा आग बबूला हो गया। उसने तुरंत लचित को वापस बुलाकर इस बात की पूरी जांच करानी चाहिए। उसने राजा को कुछ समय से लचित की विश्वसनीयता पर संदेह तो था ही, परंतु प्रधानमंत्री अतन बड़गोहाई ने इस बात का खंडन करते हुए कहा, यह बिल्कुल गलत है। लचित की ईमानदारी व देशभक्ति पर संदेह करना सरासर गलत है। यह अवश्य कोई षड्यंत्र है। तब राजा ने लचित को एक चेतावनी भरा पत्र भेजा जिसमें लिखा था, बड़फूकन, मैंने तुम्हें गुवाहाटी से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। यह काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मुगलों का अति शीघ्र विनाश करो, अन्यथा महिलाओं की स्त्रियों की तरह मेखला पहनकर, माने करदनी पहनकर आत्महत्या कर लो। लचित के सैनिक टूट पड़े। लचित को यह पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ, परंतु वह जानता था कि यह राजा का विशेष आदेश है जिसका कोई कारण जानने की आवश्यकता नहीं और उसे केवल तुरंत क्रियान्वित करना है। उसने 20,000 श्रेष्ठ वीर योद्धाओं का चुनाव किया और उन्हें 2 भागों में बांट दिया। 5,000 सैनिक की एक टुकड़ी उसने सामने से लड़ने के लिए रखी। मुगलों ने जब इतनी कम सेना देखी तो उसने सोचा कि वे कुछ ही समय में इनका सफाया कर देंगे 5,000 का। परंतु युद्ध के मध्य जब उन्होंने अपने चारों ओर बड़ी संख्या में सैन्य दल देखे तो उनके होश उड़ गए। लचित ने बड़ी चतुरता कुशलता से चारों ओर से शत्रुओं पर धावा बोल दिया। राजपूत घुड़सवार और पैदल असमी सेना शत्रु पर भूखे बाज की तरह टूट पड़ी, परंतु राम सिंह भी अपनी विशाल सेना के साथ तैयार था। गुवाहाटी के पास अलाबोई में यह लड़ाई लड़ी गई। यही स्थान है अलाबोई। लचित की सेना को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी सेना के 10,000 योद्धा युद्ध में मारे गए और हजारों घायल भी हो गए। 10,000 लोग। भारी संख्या में वीर सैनिकों के हताहत होने से लचित के सैन्य दल में शौक का वातावरण छाया हुआ था। वह अपने बहादुर सैनिकों के खोने पर बहुत दुखी था। उसने चीख कर कहा, यह क्या हो रहा है? राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने 10,000 ऐसे वीरों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया जो मेरे देश के आधार स्तंभ थे। घायल की तरह वह उठा और अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, आओ हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि गुवाहाटी की सुरक्षा के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। राजा लोग भी मूर्खता करते थे। जो उनका अच्छा व्यक्ति होता था, तो चाटुकार थे, वो उनको दूर करवा देते थे। और ये तो राजा की कमी है। राजा को इतनी बुद्धि होनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए सूक्ष्मता से कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, गुवाहाटी दूर ही है, बिंदु है ये। दोनों सेनाओं के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। राम सिंह के लिए गुवाहाटी अभी भी दिल्ली के समान दूर थी। असंख्य सैनिकों व अपार शस्त्र भंडार के बावजूद वह लचित की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सका। गुवाहाटी हमेशा की तरह अजेय बना रहा।
गुवाहाटी माने गुवाहाटी। युद्ध को 4 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष। इस बीच राजा चक्रध्वज सिंह बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उदयादित्य गद्दी पर आसीन हुआ। जब लचित को यह खबर मिली तब उसे बहुत निराशा हुई कि वह अपना वचन राजा के जीते जी पूरा नहीं कर सका। तो अहोम का राजा था, वो मर गया। नए राजा पर डेवरा बरबोरा नाम के व्यक्ति का बहुत प्रभाव था। उसने साधारण जनता व कुलीन घरों के सदस्यों एवं उनके परिवारों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। लोगों ने गुवाहाटी में लचित को बहुत संदेश भेजे, जिसमें प्रार्थना की गई कि वह स्वयं वहां आकर उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाए। राजा बहुत मूर्ख लोग हुआ भी करते थे, कुछ अच्छे भी थे, पर उस समय प्राय करके जो राजा अच्छे होते थे उनके पुत्र दुष्ट हुआ करते थे। परंतु लचित ने विवशता पूर्वक जवाब दिया, मैं गुवाहाटी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकता हूं। हालांकि उसके अपने परिवार के लोगों को भी डेवरा के हाथों अपमानित होना पड़ रहा था, परंतु लचित के लिए राज्य के प्रति उसका कर्तव्य सर्वोच्च था। बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम और मानसिक तनाव के कारण लचित बीमार पड़ गया। जब यह खबर राम सिंह को मिली तो उसने सोचा यह बहुत ही सुनहरा मौका, अच्छा मौका है, भाई बीमार पड़ गया। उसने अंतिम प्रयास करके गुवाहाटी जीतने का निश्चय किया। उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध नौकाओं में नदी के रास्ते गुवाहाटी रवाना कर दिया। बीमार बड़फूकन युद्ध नौका पर जब लचित को शत्रु के संभावित आक्रमण की खबर मिली तो वह बीमारी की स्थिति में भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसे आँखोई फुटा ज्वर था। आँखोई फुटा ये उस कोई बीमारी का नाम था, बुखार का, ऐसे आजकल टाइफाइड आदि इत्यादि होते हैं, मलेरिया। इस भयावह ज्वर में रोगी के शरीर पर चावल का दाना रखते कि वह तुरंत फूलकर मुरमुरे की तरह बन जाता है। तो चावल का दाना रखें फूल जाए, ऐसी गर्मी निकलती है उसमें शरीर में से। ऐसी गंभीर हालत में भी वह हट करके युद्ध नौका पर पहुंचा। उसने देखा कि मुगलों के अनगिनत सैनिक नौकाएं, युद्ध नौकाएं गुवाहाटी की तरह और बढ़ रही हैं। उसने बिना समय गंवाए अपनी जल सेना को आक्रमण करने के लिए तैयार रहने को कह दिया। उस समय यह प्रथा प्रचलित थी कि आक्रमण करने से पूर्व राजा माने ज्योतिषी देवधाई से मुहूर्त निकलवाते थे। यह हमारे राजाओं के हारने की सबसे बड़ी कमजोरी ये भी थी, इतना अज्ञान से भरे हुए थे कि ज्योतिषियों से भी युद्ध का भी समय निकलवाते थे, कब युद्ध करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। अब ज्योतिषी क्या बताया कब युद्ध करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसलिए तो निष्फल हो गए, हार गए, पराजित हो गए। ज्योतिषी ने नक्षत्रों की जांच पड़ताल करके कहा यह समय आक्रमण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लो, कर दिया सत्यानाश। मुगल सेना कुछ समय बाद ही सराई घाट पर पहुंचने वाली थी। यह सब देखकर लचित चिल्लाया, देवदाई तुम्हारे कारण मैं यह लड़ाई हार जाऊंगा। मुझे शस्त्र उठाना ही है और केवल विजय के लिए। ज्योतिषी कुछ समय तक चुप रहा, फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बड़फूकन अब तुम आक्रमण कर सकते हो, क्योंकि यह वही समय है जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। तो पता भी नहीं हो भगवान श्री राम ने कब लंका पर चढ़ाई की, ज्योतिषी को क्या मालूम भाई। 1674 को वह विजयदशमी का दिन था। बड़फूकन ने आक्रमण करने का आदेश दिया। प्रत्युत्तर में मुगल सेना का आक्रमण इतना भयंकर था कि अहोम सेना उसके सामने नहीं टिक पा रही थी। सैनिकों में हाहाकार मच गई। वे अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने लगे। लचित की युद्ध नौका की भी यही स्थिति थी। मल्लाह उसे उल्टी दिशा में खेने लगे।
जब लचित ने यह सब देखा तो क्रोध से कांप उठा, गुस्सा आ गया। उसने अपनी नौका में उपद्रव मचाने वाले समूह को ब्रह्मपुत्र नदी में ढकेल दिया। तब लचित की युद्ध नौका में केवल वह स्वयं ही था। उसकी नौका जलधारा के साथ उसी ओर बढ़ने लगी जिस ओर मुगल युद्ध नौकाएं थीं। अब वो नौका अपने आप चल रही है, अब कोई उसका चलाने वाला नहीं है, उसको तो फेंक दिया वो। इस दृश्य की कल्पना मात्र कितनी भयावह है कि एक युद्ध नौका में अकेला प्रमुख सेनापति और उसके सामने मुगल सेना की विशाल अस्त्र शस्त्र से भरी युद्ध नौकाएं। ज्वरग्रस्त लचित अपने सैनिकों पर चिल्लाया, कायरो, जल्दी से वापस भाग जाओ और अपने परिवार के साथ सुख से रहो। परंतु अपने राजा स्वर्गदेव से यह अवश्य कहना कि लचित जियाए थका माने गुवाहाटी एरानाए। ये वहां का भाषा का वाक्य है, अर्थात जब तक लचित जीवित है उससे गुवाहाटी कोई नहीं छीन सकता। यह सुनकर असमी सैनिकों को बहुत ग्लानि हुई और वे चौगुने उत्साह से मुगलों से लड़ने के लिए युद्ध नौकाएं तैयार करने लगे। देखते ही देखते नदी में असंख्य नौकाएं अपने नेता के आह्वान पर चल पड़ी और असमिया वीर मुगलों पर कहर बनकर टूट पड़े। उनका आक्रमण इतना भयंकर था कि मुगल सेना अपनी रक्षा के लिए भागने का प्रयत्न करने लगी। उन्होंने भागना चाहा, परंतु युद्ध नौकाओं ने अपना जाल कुछ इस तरह बिछाया कि मुगल सैनिक बेबस हो गए। युद्ध का पासा पलट देख शत्रु सेना स्तब्ध रह गई। उनके सैनिक जान बचाकर भागने लगे। उत्साहित असमियों ने उनका पीछा करके उन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। मुगल सेना बुरी तरह परास्त हो गई। सेनापति ऐसा ही होना चाहिए। अमर लचित। गुवाहाटी विजय का स्वप्न संजोने वाला राम सिंह इस करारी पराजय से टूटे बाण की तरह शिथिल हो गया। वह दिल्ली लौट गया। जाओ भाई। वह गुवाहाटी के बारे में सोचने लगा। उस धरती पर ईश्वर की असीम अनुकंपा है। उस पर विजय पाने का विचार करना भी मूर्खता है। वहां का प्रत्येक सिपाही निपुण तलवारबाज व धनुर्धारी है, अच्छा तैराक और सामान्य से कहीं अधिक परिश्रम करने वाला है। वह देशभक्त, वीर एवं देश पर समर्पित होने वाला है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि यह धरती सदैव विदेशी आक्रमणकारियों की क्रूरता व नीतियों व मनसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। अब राम सिंह विदेशी तो नहीं था, परंतु कुछ अज्ञानी लोग ही अपने ही लोगों से लड़ रहे थे। मुगलों के साथ मुगलों को राज्य देने के लिए। बताइएगा, घर का भेदी लंका ढाबे वाली बात है। लचित, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, वीरोचित सम्मान। इस असंभव विजय के कुछ समय बाद ही लचित ने अंतिम सांस ली। तो बीमार चल रहा था। उसकी बहादुरी, युद्ध कला, निष्ठा और इन सब से बढ़कर उसकी अथाह देशभक्ति के लिए असम के प्रत्येक घर से उसे स्नेह, श्रद्धा व सम्मान से याद किया जाता है। मुगलों के विरुद्ध सराई घाट के युद्ध में लचित के महापराक्रम से मिली विजय का स्मरण करते हुए असम राज्य में हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित मेडल से अलंकृत भी किया जाता है। भारत की वीर भूमि पर लचित बड़फूकन इस शौर्य और साहस की गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। चलिएगा, हम सभी भी लचित बड़फूकन जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्होंने ईमानदारी के साथ में देश के प्रति निष्ठावान होकर के अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन किया और विदेशी सत्ताओं को दूर रखने के लिए
अंतिम समय तक लड़ते रहे। ये आपके लचित बड़फुकन की संक्षिप्त जीवनी पूर्ण हो गई। अब हम आगे एक नए महापुरुष को लेके आएंगे। आपको बता देते हैं किनको लाना है, बहुत सारी जीवनियां हैं, ठीक है, ये भी आपको बता देते हैं इसको लाना है हमें। अब हम लाएंगे क्रांतिकारी है तो क्रांतिकारी के बाद क्रांतिकारी जी को ले आते हैं, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, सबको पढ़ पढ़ के आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब आपकी इच्छा है, आप आगे ले जाना चाहते हैं तो ले जाइएगा, हम अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य करते रहिएगा। तो अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनको आप सभी जानते हैं, परंतु सूक्ष्मता से और जानेंगे कौन थे, क्या किया इन्होंने, क्या कहाँ का जन्म था, कौन थे माता पिता आदि सब। चलिएगा। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन, सभी को सादर नमस्ते।